So, hello everyone, and गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। सभी तक एक बार कंफर्म करेंगे, फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए फिर। कंफर्म करेंगे एक बार सभी लोग। हाँ जी, हाँ। तो आज हम लोग का रहने वाला है लेक्चर नंबर 16। और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप हमारा लेक्चर देख रहे हैं तो इसलिए शुभकामनाएं देना तो यार बनता ही है कि नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जीत के बाद जो सबसे पहला काम उन्होंने बोला था करने के, वो ये बोला था कि परमार सर की जो रेलवे की जो PYQ सीरीज़ है वो देखूंगा सबसे पहले। Which of the following is true for a car running at a constant acceleration on a uniform straight road? तो एक समान सीधी सड़क पर स्थिर त्वरण से चलने वाली कार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ट्रम्पवा बन गए, हाँ। चलो, तो एक कार है, ठीक है, रनिंग एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। भाई चाहे कांस्टेंट हो चाहे अनकांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन है ना। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, वेग में कितना तब्दीली हुई, कितने टाइम में हुई, उससे डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा, जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है ज़रा बताइए। और यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन में जब हम बात करते हैं यूसीएम में, क्या चीज़ यूनिफॉर्म होती है? तो सही आंसर इसका क्या होगा? एक चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी कितने टाइम में हुआ, तो एक्सेलरेशन होता है। यानी कि वेलोसिटी तो चेंज कर ही रही है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द कार इज जीरो। नो, वेलोसिटी ऑफ द कार इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग नहीं। अगर ये चेंज हो रहा होता तो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन थोड़ी ना बोलते। और एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो जीरो भी नहीं है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो कांस्टेंट होता है या फिर जो यूनिफॉर्म होता है वो स्पीड होती है। यानी कि स्पीड यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट रहती है, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, और क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी होगा उसमें। ठीक है, तो स्पीड कांस्टेंट रहता है, ध्यान रखना है। UNHCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट में आप इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय, वो कहाँ पे स्थित है वो भी बताएंगे। तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। हेड क्वार्टर इसका लोकेटेड है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, यहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। यहीं पे अगर हम बात करें तो किस किस ऑर्गेनाइजेशन के हेड क्वार्टर है? WHO दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WMO दैट इज़ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ILO दैट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इन सब के हेड क्वार्टर आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। कमेंट में बताना है आपको इंटरपोल का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, प्लस जो आपका ओपेक कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ओपेक ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। बाकी यूनेस्को, यूनिसेफ, ये सब तो आपको पता ही है। ठीक है, अच्छा, जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इंटरपोल का ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल जो पुलिस होती है इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। ओपेक जो ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वियना में। जो कहाँ की कैपिटल है, जो राजधानी है ऑस्ट्रिया की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दी हेग, नेदरलैंड्स, दी हेग, नेदरलैंड्स। एंड डू यू नो कि यहाँ पर हमारे जो है सबसे पहले जो गए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एज अ जज, वो सर BN राव थे, बेनेगल नरसिंह राव, जिनको हम और किस नाम से जानते हैं? बताइए जल्दी से, किस मतलब क्या हम जब कहाँ पर पढ़ते हैं इनके बारे में, BN राव जी के बारे में, बेनेगल नरसिंह राव जी के बारे में। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑन अर्थ? सबसे बड़ा कौन सा वोल्केनो है?
सर जयपुर में अभी तक बुक्स नहीं आई स्टोर पे। जयदीप चौधरी जी थोड़ा सा सब्र रखिए, अगले आने वाले संडे तक हर बुक स्टॉल पे आ जाएगी। लार्जेस्ट वोल्केनो क्या होगा, पहले इसका उत्तर ले लें। बी एन राव को हम बोलते हैं लीगल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, संविधान सभा का विधिक सलाहकार। कमेंट में बताएंगे कि संविधान सभा का चीफ ड्राफ्ट्समैन किसको बोलते हैं। चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब यहाँ पर बहुत लोगों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है, ओजस टिलसलाडो। बहुत सही, मतलब दिल खुश कर देते हो तुम लोग कभी कभी कि जैसे होता है ना कि ये मोमेंट के लिए तो बस वेट था, बस वही मोमेंट है। ऑप्शन नंबर ए। सबका गलत है और भूले चुके कुछ हैं भी तो रूथलेस गेमिंग मऊना किया बोल रहे हैं, गलत है सबका। ठीक है, गलत है सबका। बेटा वो लियोन, वो सनी लियोनी वाला लियोन नहीं है जो LEON लिख रहे हो। ठीक है, आंसर यहाँ पर ओजस डेलसलाडो नहीं होगा भाई। लार्जेस्ट पूछा है, ये हाईएस्ट होता है। उत्तर होगा तामू मैसिफ, जापान के ईस्ट कोस्ट में लोकेटेड है। ईस्ट कोस्ट ऑफ जापान, ईस्टर्न साइड ऑफ जापान में आपको देखने को मिलेगा। जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ना, आपको पता है ना कि पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में जहाँ जहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी, जहाँ जहाँ पे अर्थक्वेक वाली एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो उन पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली पूरी एक रिंग बनती है। उसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं क्योंकि वो पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में बनती है। ओजस डेलसलाडो ये सिचुएटेड है चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर में। चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर में सिचुएटेड है और ये हाईएस्ट वोल्केनो है। एंडीज जो माउंटेन रेंज आप देखते हैं उसी के आसपास लोकेटेड है ये। कमेंट में बताना है अर्जेंटीना के जो ग्रासलैंड्स हैं उनको किस नाम से जानते हैं। फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्या, माउना किया या फिर माउंट वेसुवियस, पहले देख लेते हैं। तो माउंट वेसुवियस है आपका इटली में, और माउंट किया की अगर बात करेंगे तो है हवाई। हवाई किसके आइलैंड है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड USA के अंडर में है, और ये एक तरह का शील्ड वोल्केनो होता है। शील्ड वोल्केनो वो होते हैं जिनका लावा या फिर मैग्मा बहुत ही गाढ़ा नहीं होता है। सबसे गाढ़ा किसका होता है, मतलब लावा तो सबसे गाढ़ा लावा होता है कंपोजिट का। ठीक है, जो कंपोजिट वोल्केनो होते हैं उनका सबसे लावा जो होता है गाढ़ा होता है, सबसे विस्कस होता है। विस्कस का मतलब होता है जिसमें कि विस्कोसिटी ज़्यादा हो, गाढ़ापन ज़्यादा हो। शील्ड की बात करते हैं तो इसमें फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है क्योंकि ये बसाल्टिक नेचर का होता है ना, इसलिए। कैसा नेचर का है, बसाल्टिक। अर्जेंटीना के जो ग्रासलैंड है, घास के मैदान है, उनको पंपास के नाम से जानते हैं। अब ये तो बात आपको ही पता होगी कि एक सेकंड, ये तो बात आपको ही पता होगी कि इंडिया में भी तो क्या है, एक सेकंड रुकिएगा जरा ना। इंडिया में भी क्या है, इंडिया में भी आपके हैं क्या जो वोल्केनो है। तो ज़रा जल्दी से बताइए इंडिया में कौन कौन से वोल्केनो आपको देखने को मिलेंगे। क्या इमोजी खुल गया भैया, चलो। तो इंडिया में कौन से वोल्केनो हैं, इंडिया में 2 हैं। कौन कौन से हैं इंडिया में, एक बैरन है और एक नारकोंडम है। अभी लोकेट करके दिखाएंगे, आगे सवाल रखा है। ये एक्टिव है, ये डॉर्मेंट है, क्या समझे। आगे बढ़ें, ठीक है। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा था। चीफ ड्राफ्ट्समैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के SN मुखर्जी। लिखा किसने था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। डेकोरेट किसने किया था, बेवर राम मनोहर सिन्हा ने किया था। ठीक, और कुछ तो वोल्केनो से और पढ़ सकते हैं। जरा बताइए कि किसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन के नाम से जानते हैं। अफ्रीका की जो हाईएस्ट पीक है वो एक वोल्केनिक माउंटेन है। कमेंट में उसका नाम बताइए। और वो पूरे वर्ल्ड का टॉलेस्ट फ्रीली स्टैंडिंग वोल्केनो है। टू डिटरमाइन दी हेल्थ ऑफ अ वाटर बॉडी व्हाट इज मेजर्ड। किसी जल निकाय का अगर स्वास्थ्य निर्धारित करना हो तो क्या नापेंगे उसका, उसमें घुला ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मेथेन या कैल्शियम। तो भाई मापेंगे उसका मेथेन नहीं भैया, मेथेन तो बहुत ही गंदी चीज़ होती है अगर घुल जाए तो पानी में। तो आंसर होगा ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन तब कम हो जाती है जब किसी एक लेक में, दैट इज़ वाटर बॉडी में, मिनरल्स जैसे पोटेशियम वगैरह, सोडियम वगैरह, फॉस्फोरस वगैरह, ठीक है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब ज़्यादा हो जाएं इनकी मात्रा किसी एक वाटर बॉडी में, तो क्या होता है उससे, होता ये है कि एल्गल ब्लूम होने लगता है। एल्गल ब्लूम का मतलब है कि एल्गे की जो ग्रोथ है, जो शैवाल का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होने लगता है। जब शैवाल ग्रो करेगा तो शैवाल मरेगा भी,
भाई पेड़ अगर उगेगा तो छोटे छोटे होते हैं वो काइंड ऑफ, ठीक है, वो मरेंगे, जब वो जब मरेंगे तो उसको डिके करने के लिए कौन आएगा भागता हुआ? बैक्टीरिया आएगा। बैक्टीरिया सांस लेगा, बैक्टीरिया ऑक्सीजन की खपत करेगा, तो जब ऑक्सीजन की खपत कर लेगा बैक्टीरिया, तो इसमें जो रह रहे हमारे जीव हैं उनके लिए क्या हो जाएगा? उनके लिए जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा। दैट मीन कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बीओडी है, वो बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन जो घुली हुई है वो कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी ना, जो उसमें जीव रह रहे हैं। इसी चीज़ को कि अगर किसी वाटर बॉडी में मिनरल वगैरह बहुत आ जाते हैं तो उसकी वजह से उसमें एल्गल ब्लूम हो जाता है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कमेंट में बताइए जल्दी से। फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन हमारा जो हेलोजन है, वो हेलोजन ग्रुप का पहला एलिमेंट है। इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है। मेथेन, इसको मार्श गैस के नाम से जानते हैं, और जो बायोगैस होती है और जो नेचुरल गैस होती है उसमें सबसे प्राइमरी कंपोनेंट यही होता है, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में मेथेन ही देखने को मिलता है। कौन सा प्लैनेट है जिसको कि ग्रीन प्लैनेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेथेन बहुत ज़्यादा है, इसको मार्श गैस भी बोलते हैं। कहाँ पर मिलेगी? जो भी दलदलीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर, टर्माइट जहाँ ये रहते हैं, ये क्या बोलते हैं उनको, दीमक वगैरह, वहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन, ये बोलते हैं स्ट्रोम्बोली वोल्केनो को। और पूरे ये जो मैंने आपसे पूछा था कि अफ्रीका की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, ये आपके माउंट किलिमंजारो वोल्केनिक पीक है, और ये सिचुएटेड है कहाँ पर? ये सिचुएटेड है तंजानिया, और तंजानिया में आईटी मद्रास ने जो है अपनी एक ब्रांच खोली है, जंजीबार नाम की जगह तंजानिया में, वहाँ पे। ठीक, इस पूरी घटना को, इस पूरे कलानुक्रम को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं प्यार से यूट्रोफिकेशन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा यूट्रोफिकेशन, बहुत ज़्यादा एल्गल ब्लूम हो जाता है। फिफ्थ सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नोन एज स्ट्रेंजर गैस? निम्नलिखित में से किस गैस को अजनबी, किस गैस को अजनबी, क्या चीज़? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है सभी का। ठीक है, अजनबी गैस किसको बोलते हैं? जेनॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन या फिर ऑर्गन? तो ये हम बोलते हैं ऑर्गन को। ठीक है, ठीक है, ये हम बोलते हैं ऑर्गन को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। एंड डू यू नो कि ऑर्गन को कहाँ पर यूज़ करते हैं? एक तो जो गैस के जो हमारे लाइट के बल्ब होते हैं, ठीक है, जो हमारे लाइट बल्ब होते हैं वहाँ पर, तो और जो डबल गेज विंडो ग्लासेस होते हैं वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। क्या समझे? क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन कब निकलता है? याद करो, जब यूरेनियम का फिजन करवाते हैं ना, तो वहाँ बेरियम और क्या मैंने बोला? यूरेनियम का जब हम क्या करवाते हैं 92U235 का फिजन करवाते हैं तो क्या निकलता है? बेरियम और क्रिप्टॉन। और क्या चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी? हाँ, ये ध्यान रखना है कि जो हमारी ये जितनी भी लिखी हुई हैं, जिनॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ऑर्गन, ये सब इनर्ट गैसेज हैं जो पीरियोडिक टेबल में 18th ग्रुप, जिसको कि 0th ग्रुप या फिर ग्रुप नंबर 8A के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी गैसेज आती हैं? ये इनर्ट गैसेज बोलते हैं, जिनको हेमा, नेहा और करीना जीती रहना करके याद रखते हैं हम लोग। ये अपने अपने पीरियड के आखिरी एलिमेंट भी होते हैं। यहाँ पे तो हम देखते हैं नाम पीर जैनसन का, अलॉन्ग विद होम, और कौन सा दूसरा नाम मैंने बताया था, लेकिन इसके नीचे आएंगे एक कॉमन नेम आपको देखने को मिलेगा, वो नाम नहीं भूलना है आपको, वो नाम है विलियम राम से, आराम से। अगला क्वेश्चन देखने से पहले कमेंट में आप बताएंगे कि जो नियॉन गैस होती है इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं? सर इसको बिल्कुल लेजी गैस भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, लेकिन मेन जो है इसको स्ट्रेंजर गैस के नाम से, सॉरी स्ट्रेंजर, जेनॉन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जेनॉन इज दी स्ट्रेंजर गैस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्चुअल में यस, एक्चुअल में जेनॉन का मतलब ही स्ट्रेंजर होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। ठीक है, जेनॉन का मतलब ही स्ट्रेंजर होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, नियॉन को कहाँ पर यूज़ करते हैं? तो नियॉन के आपने लाइटिंग देखी होंगी, वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। और तो बाकी और कुछ नहीं है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्राणहिता इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, डू यू नो दिस? कि जो प्राणहिता है वो गोदावरी के प्राण हैं आप, ठीक है, अपने आप में प्राण है, मतलब है कि सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये। और अगर हम बात करें तो ये किन 3 नदियों से मिलकर बनती है? वेनगंगा, पेनगंगा और तीसरी कौन सी है? तीसरी है आपकी वर्धा। पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा।
गोदावरी जिसको दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, आई थिंक पता होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। साउथ इंडिया या फिर पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। ट्रिब्यूटरीज को हम याद करते हैं MS सुब्बुलक्ष्मी या फिर MS स्वामीनाथन। वर्ल्ड वॉर 1 और पर पौआ परसन। मंजीरा, सबरी, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रवती, प्राणहिता, पूर्णा और पेनगंगा। इंद्रवती जो नदी है ये आपकी छत्तीसगढ़ से निकल के आती है, ठीक। कोयना जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है और इसी में ही आपका कोयना डैम बना हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। ताप्ती अपने आप में एक नदी है, कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है ये किसी की, जो कि रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, भ्रंश घाटी में वेस्टर्न साइड में बहती है। निकलती कहाँ से है? निकलती है जो बैतूल प्लेट्यू है, जो विंध्यन रेंज है ना, विंध्यन रेंज, वहाँ से निकलती है। अब आपको दिखाते हैं कहाँ से। तो ये है आपका, ये मतलब इंडिया, ये विंध्या है, ये सतपुरा है, और बीच में जो नदी फ्लो होती है वो कौन सी है इनके बीच में? ये ऊपर वाली विंध्या और नीचली जो माउंटेन रेंज है ये सतपुरा है। और किस तरह की माउंटेन रेंज है ज़रा बताना। और नीचे से जो बहती है वो ताप्ती है। ये हमारी विंध्या से चाहे सतपुरा ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, भ्रंश पर्वत होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वॉज नॉट इन शेड्यूल ए ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956? कुछ हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आई। पहली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई वो 1948 में आई, जहाँ से एक तरह से लाइसेंस राज बोला जाता है शुरू हुआ, कि अगर फैक्ट्री सेटअप करनी है तो लाइसेंस लो तभी सेटअप कर पाओगे। फिर हुआ क्या, 1956 आते आते तक ये लाइसेंस राज और मजबूत होने लगा। यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 है, सेकेंड है, और इसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसने क्या किया, इसमें इंडस्ट्रीज को डाइवर्सिफाई किया गया। डायरेक्ट कीवर्ड लिखेगा ये, डाइवर्सिफाई किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी किया गया, ठीक है। तो ये किया गया दूसरी वाली से। डाइवर्सिफाई का मतलब है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को 3 शेड्यूल में बांट दिया, ABC। पहली शेड्यूल ए में उन इंडस्ट्रीज़ को रखा जिनको स्टेट ओन करेगा। स्टेट का मतलब है एक तरह से ऐसे समझ लो गवर्नमेंट के हाथ में है ये। देन दूसरा जो B वाली हैं, इनको प्राइवेट सेक्टर होल्ड करेगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रहेंगी नहीं। ये एक्चुअल में जो शेड्यूल B वाली हैं, इंडस्ट्रीज दैट कुड बी अंडर प्राइवेट कंट्रोल बट न्यू यूनिट्स वुड बी अंडर द पब्लिक कंट्रोल, ऐसे समझो। ये पब्लिक के अंडर में है, यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में। जो शेड्यूल B वाली इंडस्ट्रीज हैं ये भी गवर्नमेंट के हाथ में ही हैं, लेकिन अगर प्राइवेट की नीड चाहिए, स्टेट को हेल्प चाहिए, तो वो ले सकता है। और जितनी भी बच गई वर लेफ्ट ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर। इसमें आपकी इंडस्ट्रीज आई जैसे कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, आयरन, स्टील एंड हैवी मशीनरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छोटी छोटी, उतनी बड़ी नहीं, और यहाँ पे तो बिल्कुल ही जो बच गई वो इसमें आ जाएंगे आपकी। तो भैया आयरन स्टील हो गई, एयर ट्रांसपोर्ट हो गई, मिनरल ऑयल हो गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है। माइनिंग ऑफ सॉल्ट छोटी इंडस्ट्री है, शेड्यूल ए में नहीं होगी है। जैसे कि आप 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो आप पढ़ते हैं कि डिफेंस, बैंकिंग, एक्सटर्नल अफेयर्स, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मनी, ठीक है, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें जो हो गई हमारी, सब यूनियन लिस्ट में आती हैं। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूरी कंट्री से लेना देना इनका। वहीं पे अगर हम हेल्थ, पुलिस, इन सब चीज़ों को ले लें, वाटर एंड सैनिटेशन, ये सब स्टेट लिस्ट में आती हैं। तो ये वैसे आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो आखिरी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी वो साल 1991 में आई थी, 1991, जहाँ पर लाइसेंस राज खत्म होता है। क्यों खत्म होता है? 1990 में, 1990 में हमें क्या देखने को मिलता है? BOP का क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन का क्राइसिस हो गया था। उसकी वजह से क्या लाए थे? LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। कौन लाया था? PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, जिनको भी भारत रत्न देने का पोस्टुमसली अनाउंसमेंट हुआ था। फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह जी। तो उस समय हम ये लाए थे, लाइसेंस राज खत्म किया था, उस समय इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी ये। समझ में आया कि पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई, दूसरी इंपॉर्टेंट क्यों है? और पहली वाली जो थी ना, उसमें 4 पार्ट में इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर रखा था, 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा था। डाइवर्सिफिकेशन अभी ढंग से नहीं हुआ था, ऐसे ही नॉर्मल ग्रुप बना रखे थे 4, पूछता है ये भी 4। और जो दूसरी वाली थी उसमें 3 शेड्यूल में बांटा इंडस्ट्रीज को। Which schedule of the Constitution of India contains provision for the disqualification of legislator on the ground of defection? भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है? सर जी इतना सारा नॉलेज दिमाग में याद कैसे रखते हो और ऊपर फिट कैसे हो जाता है? मल्टीपल सर,
यस अनुष्का सिंह बिल्कुल सही। जो 1948 वाला था वो श्यामा प्रसाद जी का ब्रेन चाइल्ड था। और किस पोर्ट को हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जानते हैं? कौन सा बंदरगाह है? तो शेड्यूल 10 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। किसके डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अंडर डिफेक्शन की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। हम जो शेड्यूल्स हैं किस तरह से पढ़ते हैं? हम इनको इस तरह से पढ़ते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके, टीयर्स है ना, ऑफ ओल्ड पीएम, इस तरह से इसको हम पढ़ते हैं। टी से है टेरिटरी, यानी कि नेम्स एंड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ स्टेट्स एंड ड्यूटीज़ लिखा हुआ है इसमें, बिल्कुल सही है। कोलकाता पोर्ट है जो कि हमारा सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है, ठीक है। तो नेम्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन लिखा हुआ है इसमें। ई से एमोल्यूमेंट, भत्ता कितना मिलेगा किसको? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैग, जजेस ऑफ कोर्ट्स, इन सबको, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, इन सबको। इसमें क्या लिखा हुआ है? एफर्मेशन और ओथ। किसकी एफर्मेशन और ओथ? तो एफर्मेशन और ओथ लिखी हुई है मिनिस्टर्स की, एमपीज, एमएलएज, कैग, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। इसमें प्रेसिडेंट वगैरह नहीं है। आर से राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथे शेड्यूल में है। पांचवें में इससे शेड्यूल्ड एरियाज, जो हमारे शेड्यूल्ड एरियाज हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन का प्रशासन किस तरह से किया जाएगा वो पांचवीं अनुसूची में है। ये छठवीं अनुसूची है। इसमें है ओ से अदर शेड्यूल्ड एरियाज, हम याद रखते हैं अदर शेड्यूल्ड एरियाज, जिसमें कि हमारे 4 राज्य हैं। वो 4 राज्य कौन से हैं? उनको हम एटीएम मनी से याद करते हैं। कौन सा राज्य इसमें नहीं है जरा बताइए? जो एम से तो शुरू होता है लेकिन इनमें नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। एफ से फेडरल प्रोविजन, इसी में ही लिखा हुआ है आपका तीनों लिस्ट। कौन सी? यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। कहाँ से ली है? किस देश के संविधान से? बताइए। ओ से क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस, यानी कि आधिकारिक भाषाएं। कितनी हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस? तो पहले ऊपर वाले सवालों के उत्तर दे देते हैं, नहीं तो ज़्यादा सवाल हो जाएंगे। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। मणिपुर नहीं है इसमें। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, जिसमें कि यूनियन और स्टेट यानी कि संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ने बना दिया तो यूनियन का प्रिवेल करेगा। अगर कोई एक ऐसा सब्जेक्ट आ गया जो तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है तो उसको हम बोलते हैं रेजिडुअरी लिस्ट। और इस पे लॉ बनाने का पावर किसके पास है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस, आधिकारिक भाषाएं। ये थी 14 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब। अभी है 22। 21st अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट और 92nd अमेंडमेंट से 8 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? 21st अमेंडमेंट से सिंधी को जोड़ा गया। 71st अमेंडमेंट से KNM, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को जोड़ा गया। 92nd से BDSM, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया। एल से लैंड प्रोविजंस। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ तक जो हमारे शेड्यूल थे वो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थे। 8 शेड्यूल, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, इनको अमेंडमेंट करके यानी कि संशोधन करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ने का काम किया गया। तो ये लैंड प्रोविजन से डील करता है, जिसको कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया। ये डिफेक्शन की बात करता है, जिसको 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया। 10th शेड्यूल है ये, 1985 में हुआ था। पहला अमेंडमेंट 1951 में हुआ था। पी पंचायत है, जिसको कि 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1992 से जोड़ा गया। और एम से है म्यूनिसिपैलिटीज़, नगर पालिका, जिसको कि 74th अमेंडमेंट ऑफ 1992 से जोड़ा गया। इसमें 29 फंक्शनल आइटम मैटर्स हैं और इसमें 18 फंक्शनल मैटर्स हैं। समझ में आई बात? आगे बढ़ें। 9th, मोहिनीअट्टम इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? यस अनुष्का सिंह, IR कोयलो केस जो है वो हमारा 9th शेड्यूल से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आप वैसे चाहें तो नोट कर सकते हैं, IR कोयलो केस से संबंधित है हमारा जो 9th शेड्यूल है वो, ठीक है। मोहिनी मतलब इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई ऐसा नहीं है कि आप इस शेड्यूल में कुछ भी रख दोगे तो जुडिशरी उस पर रिव्यू नहीं कर सकती है। जुडिशरी उस पर रिव्यू कर सकती है। और कमेंट में बताना है आपको कि जुडिशियल रिव्यू, न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा, ये हमने किस देश के संविधान से लिया इस चीज़ को। अगर हम बात करें मोहिनीअट्टम इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ, कहाँ का ये शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम? तो पहले तो बताइए कितने शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में? हाउ मेनी क्लासिकल डांसेज आर देयर इन दी स्टेट ऑफ इंडिया? महाराष्ट्र, मतलब ऑप्शन इसके महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल।
तो क्लासिकल डांसेस है हमारे 8। अगर हम बात करें किसके हिसाब से, संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से, ठीक, संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से 8 हैं। इसमें एक और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9। 9 है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से। एक जो है ये 6 है एक्स्ट्रा, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रिकग्नाइज करती है क्लासिकल डांस, बट संगीत नाटक। सर अब क्वेश्चन आएगा, अगर पूछ लिया कितने क्लासिकल डांसर दोनों ऑप्शन में हुआ तो, मतलब बड़ा मतलब फेवरेट क्वेश्चन होता है, सर दोनों ऑप्शन में हुआ तो बेटा वो लिखेगा किसके हिसाब से, ठीक है। अगर नहीं लिख रहा है तो 8 उत्तर होना चाहिए, फिर 8 होगा, ठीक है। मोहिनीअट्टम केरल का है। केरल के 2 हैं, एक तो मोहिनीअट्टम है और दूसरा कथकली है। राजस्थान का कोई क्लासिकल डांस नहीं। तमिलनाडु का क्या है, भरतनाट्यम है। महाराष्ट्र का भी कोई क्लासिकल डांस नहीं है, ये है मोहिनीअट्टम। मोहिनी क्या है, मोहिनी वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, है ना, दीपिका पादुकोण। मोहिनी है हमारे भगवान विष्णु। ये पूरी स्टोरी है कि किस तरह से उन्होंने जो राक्षस है उनसे मतलब वो जो अमृत है वो लिया था। मोहिनी मतलब फीमेल का रूप रखा था उन्होंने और उनसे जो है ले लिया था, क्योंकि फीमेल्स को तो कोई भी कुछ भी दे देता है ना, कि भाई मतलब कुछ भी तभी तो फीमेल्स को आप देखते हैं कि रखा जाता है किसी ऐसी जगह में जहाँ पर आपसे पैसा निकलवाना हो, है ना, देखा है ना आपने। तो बस ये रघुकुल रीत सदा चली आई टाइप है। तो विष्णु जी जो है ये गए थे मोहिनी यानी कि फीमेल का अवतार रख के, तो मोहिनी विष्णु जी का अवतार है, तो मोहिनीअट्टम वहीं से निकल के आया। ये हमारे जो पंच तत्व होते हैं उनमें एयर कंपोनेंट को दर्शाता है, जैसे भरतनाट्यम फायर को दर्शाता है। ध्यान रखेंगे जितने भी हमारे क्लासिकल डांसेस हैं ये मेंशन्ड है किसमें, नाट्य शास्त्र में। और ये जो नाट्य शास्त्र है ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है भरत मुनि जी ने, ठीक, भरत मुनि 10th। बाकी के क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं, कथक है यूपी का, मणिपुरी है मणिपुर का, सत्तरिया है जो सबसे आखिर में क्लासिकल डांस बना था। कहाँ का है ज़रा बताइए सत्तरिया, ये सन 2000 में इसको क्लासिकल डांस का दर्जा मिला था। ओडिसी है उड़ीसा का, कुचिपुडी है आंध्र प्रदेश का। सारे हो गए हमारे। सत्तरिया की अगर बात करेंगे ये तो असम का है, और गुरु शंकर देव जो हैं इसके फादर माने जाते हैं, इसके गुरु शंकर देव। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक्चुअल में जैसे भरतनाट्यम हो गया, फिर इन जनरल हमारी 2 स्टाइल्स होती हैं, 2 फॉर्म होते हैं, एक तो लास्य से होता है और एक तांडव होता है। लास्य और तांडव। जो लास्य होता है ये सॉफ्ट टोन को दर्शाता है, सॉफ्ट टोन, ठीक है, और तांडव जो होता है ये हार्ड टोन को दर्शाता है, ठीक है। हार्ड मतलब ऐसे समझ लो कि लास्य जो है ये पार्वती जी को दर्शाता है और तांडव जो है भगवान शिव को। क्योटो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन, तो क्योटो जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है वो क्या, असम 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 सबका सही है। असुर राहु और केतु थे, अच्छा। तो उन्होंने एक्चुअल में वो जो होता है ना क्या, एक पवित्र जल, तो वो उन्होंने ले लिया था। चलो, तो क्योटो कहाँ पड़ता है, जापान में। ये जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है ये 1992 में जो रियो समिट हुई थी, जिसको हम अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, उसी का एक्सटेंशन था जो 1997 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है आपका, एंड दैट इज सर क्योटो प्रोटोकॉल का मेन था ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना, ठीक है। अब मैंने आपको ये आई थिंक बता रखा है 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी इसके बारे में डिटेल में। किसका, जो क्योटो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का मेन था कि ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं उनके एमिशन को कम करना, एमिशंस को रिड्यूस करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the order of the layer of atmosphere from the earth surface moving away from the surface क्या होगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। कमेंट में जरा ये बताइए कि एटमॉस्फेयर के एवोल्यूशन की स्टेजेस इन ऑर्डर, ये तो पता है भैया सबको लेयर कौन सी है, लेकिन मैं एवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, इस कौन कौन से स्टेजेस से ये इवॉल्व हुआ था।
ट्रोपोस्फियर सबसे पहले आएगा फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मेजोस्फियर नहीं होगा, स्ट्रेटोस्फियर नहीं होगा, ट्रोपोस्फियर देन स्ट्रेटोस्फियर देन मेजोस्फियर एंड देन थर्मोस्फियर, ऑप्शन नंबर ए। बाकी चीज़ें रिवाइज करते हैं जल्दी से। ट्रोपोस्फियर ऊपर जाने में टेम्परेचर तापमान घटता है, स्ट्रेटोस्फियर ऊपर जाने में तापमान बढ़ता है, अगेन घटता है, अगेन बढ़ता है। ये सबसे कोल्डेस्ट सबसे ठंडी होती है, ये सबसे गर्म होती है। ट्रोपोस का मतलब होता है रीजन ऑफ मिक्सिंग। जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं, मौसमी घटनाएं होती हैं, वो सब यहीं पर होती हैं। ऊपर जाने में जो टेम्परेचर घटता है उसको बोलते हैं लैप्स रेट, लैप्स दर बोलते हैं उसको, लैप्स रेट बोलते हैं। कितना घटता है? 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस, 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर कैसी बनती है? जब अल्ट्रावायलेट रेज ऑक्सीजन से मिलती हैं, टकराती हैं, तो ओजोन लेयर बनती है। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं। ओजोन लेयर की थिकनेस डॉप्सन यूनिट में मापते हैं। मेजोस्फीयर की बात करेंगे तो मेजोस मध्य मंडल बीच में है सबसे, अगर देखें तो कोल्डेस्ट लेयर है। यहीं पे मेटियोराइट्स जो होते हैं वो आपके ख़त्म हो जाते हैं आके। अच्छा, मेटियोराइड, मेटियोराइट और मेटियोर्स में क्या अंतर होता है? तो मेटियोराइड ड ड ड ड ड ड क्या होता है? ड होता है मेटियोराइड, वो बड़ा पत्थर आएगा। बड़ा पत्थर जो है जब हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएगा तो ड की जगह टा हो जाएगा। ये जो बड़ा पत्थर है अभी तो मेटियोराइड है, जब एटमॉस्फेयर में आके जल जाएगा तो ट हो जाएगा और नहीं जल पाएगा और जो है यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि आके टकरा जाएगा अर्थ सरफेस में, तो मेटियोर हो जाएगा। ठीक, ड ट हट जाएगा, सिर्फ र बचेगा। थर्मोस्फियर, इसको आयन मंडल, आयनोस्फियर भी बोलते हैं, बिकॉज आयंस देखने को मिलते हैं और इन आयंस से जो हमारी रेडियो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट होके आती हैं, यानी कि इट रिफ्लेक्ट्स दी रेडियो वेव्स। क्या समझे? आगे बढ़े। हाँ जी, तो एवोल्यूशन की स्टेजेस पूछी थी हमने आपसे। तो पहला तो था लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर, कि जो पहले से एटमॉस्फेयर प्रेजेंट था वो लॉस हो गया। कैसे लॉस हो गया? क्योंकि सोलर फ्लेयर्स आई थी, उन्होंने हाइड्रोजन हीलियम से बोला निकलो यहाँ से, कहीं और चलो। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में क्या हुआ? डीगैसिंग। डीगैसिंग क्या होता है? अर्थ के इंटीरियर से जब अर्थ का जो हॉट इंटीरियर है उससे जब गैसेस निकलती हैं उसको डीगैसिंग बोलते हैं। और फिर फिक्सेशन हुआ था इन गैसेस का बाई प्लांट वगैरह, जो उस समय का लिविंग सिस्टम था, लिविंग वर्ल्ड था, उसने जो फिक्सेशन किया वो हुआ था। ठीक। 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मैमल स्पीशीज टू बी वाइप्ड आउट बाई ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज? तो ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज से पहली ऐसी कौन सी वो है जो ख़त्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई? बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर होगा क्या? ये ना ये, ब्रैम्बल के मेलोमिस, एक तरह का चूहा होता है ये। एक्सटिंक्ट हो गया मतलब कि अभी ये वाइल्ड में भी देखने को नहीं मिलता है। एक हमारी संस्था है जिसको बोलते हैं IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका हेडक्वार्टर और मुख्यालय कहाँ पर स्थित है जरा बताएंगे। तो इसने अपनी एक रेड डेटा बुक निकाल रखी है जिसमें कि ये सारी स्पीशीज़ को बीट फ्लोरा और फौना 9 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, यानी कि मिलता ही नहीं है। एक मीम चलता है ना, ओमपुरी बोलता है मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये वो है। ये क्या है कि मिल जाता है लेकिन वाइल्ड में नहीं मिलेगा, जंगल में नहीं मिलेगा, कहीं से संरक्षित करके रखा गया है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, डेटा है ही नहीं है, इवैल्यूएशन ही नहीं हुआ है अभी तक। तो 9 कैटेगरीज में बांटते हैं। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दी अंडमान एंड निकोबार सेपरेटेड बाई द, एकदम हलवा क्वेश्चन है कि भाई अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? करदीवा चैनल? नहीं, डीवा ईवा कहाँ ला रहे हो यहाँ पे? 10 डिग्री चैनल इसका सही आंसर होगा। हमें पता है कि कैसे, यहाँ पे ये नॉर्थ अंडमान है, ये मिडिल अंडमान, ये साउथ है, ये लिटिल है। पहले तो ये लिटिल अंडमान खत्म यहाँ से, अब शुरू होंगे निकोबार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, और ये रहा लिटिल निकोबार और ये ग्रेट निकोबार। ये रहा 10 डिग्री चैनल, दोनों को अलग कर रहा है। या फिर क्वेश्चन ये भी बोल सकता है लिटिल अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है, तो भी आंसर 10 डिग्री चैनल होगा। अच्छा, अंडमान का ही पार्ट है साउथ अंडमान और उसी का लिटिल अंडमान, इनको कौन अलग करता है? डंकन पैसेज अलग करता है।
देन मिडिल और साउथ के बीच में तुमको देखने को मिलेगा बैरन, हमारा एक्टिव वोल्केनो। नॉर्थ के ईस्टर्न साइड में देखोगे नारकोंडम, हमारा डॉर्मेंट वोल्केनो। पोर्ट ब्लेयर जो कि अभी हो चुका है श्री विजयपुरम, वो है इसकी कैपिटल, वो है साउथ अंडमान में। इसकी जो हाईएस्ट पीक है सैडल पीक, हाइट जिसकी कितनी है 732 मीटर, वो भी यहीं देखने को मिलेगी। इसकी जो सेकंड हाईएस्ट पीक है माउंट थ्विलर, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। क्या समझे? माउंट दियावोलो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो थर्ड हाईएस्ट पीक है। ठीक, स्वराज द्वीप जो पहले हैवलॉक आइलैंड हुआ करता था, यह शहीद द्वीप जो पहले नील आइलैंड हुआ करता था, यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड जो पहले रॉस आइलैंड हुआ करता था। अंडमान निकोबार में कुछ ट्राइब्स हैं जैसे जरावा, शॉम्पेन, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है जिसने कि वोट डाला था अभी जनरल इलेक्शन में। जरावा, शॉम्पेन, ओंगेज, सेंथिलीज, संथाल है झारखंड, ये अपन झारखंड की सेंटिलीज बात हो रही है यहाँ पे। निकोबारीज ट्राइब, ऑप्शन नंबर बी। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? ये अलग करता है मालदीव्स को, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, सॉरी। 9 डिग्री चैनल अलग करता है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप। और जो 8 डिग्री चैनल है वो अलग करता है किसको? मालदीव्स को लक्षद्वीप से, या फिर मालदीव्स को मिनिकॉय से, क्योंकि मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही पार्ट है। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका एंड दैट इज 14th। अलमाटी डैम कहाँ पर है? किस नदी पे है? किस राज्य में है? बताएंगे आप। माटी खाई थी किसने बचपन में? भाई ये कृष्ण भगवान ने खाई थी। और जो माटी खाएगा वो नाटक बहुत करता है, कर नाटक। कृष्णा में ही नागार्जुन सागर डैम है। अर्जुन जी को उपदेश इन्होंने तो दिए थे कृष्ण भगवान ने। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो ये 2 में है, आंध्रा में है और तेल अंगना में है। फिर अगर हम बात करें कि इंडिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम बताएंगे जरा आप कमेंट में, कौन सा है? लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? ठीक है, जवाहर सागर कहाँ है? जवाहर सागर कहाँ है, किस नदी में है? राणा प्रताप सागर कहाँ है, किस नदी में है? इंदिरा सागर कहाँ है, किस नदी पे है? गांधी सागर कहाँ है, किस नदी पे? कितने सारे सागर हैं, सारे सागर याद होने चाहिए। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है टिहरी, मत मारा ना, ये बहुत मारेंगे। टिहरी भागीरथी में वो हाईएस्ट डैम है, लेकिन वो अर्दन डैम है, ग्रेविटी नहीं है, गुरुत्वीय नहीं है। तो गुरुत्वीय कौन सा है? भाखड़ा नंगल है, भाखड़ा हिमाचल, नंगल पंजाब। लार्जेस्ट डैम भी है, किस नदी पे है? सतलज में। सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस की। कहाँ से घुसती है इंडिया में? शिपकिला दर्रा है हिमाचल में। कहाँ से निकलती है? राक्षस ताल से। कहाँ पड़ता है? मानसरोवर झील के वेस्टर्न साइड में, वहीं से ही इंडस भी निकलती है, वहीं से ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है। और इसको कौन सी नदी है जो पंजाब में मिल जाती है, जो इंडस की एक और ट्रिब्यूटरी है? लॉन्गेस्ट डैम हीराकुड, किस नदी पे? महानदी पे। इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का भी लॉन्गेस्ट है। जवाहर सागर अब जे से शुरू हो रहा है, जे से शुरू, सॉरी आर से खत्म, आर से शुरू। एक गाना आया था, तुम पे शुरू तुम पे खत्म, याद है? दीपिका पादुकोण एंड शाहरुख खान। तो आर से खत्म और आर से शुरू। आर से राजस्थान, आर से राजस्थान, बाकी एमपी। नदी कौन सी होगी? इंदिरा वाली नर्मदा में लगा दो, बाकी सब चंबल में। ये भी चंबल में, ये भी चंबल में, ये भी चंबल में। ठीक, आगे बढ़ो। लेकिन हुंड्रू क्या हुंड्रू तो वाटरफॉल है, बता दो हुंड्रू वाटरफॉल किस रिवर पे है? हुंड्रू वाटरफॉल किस रिवर पे है? और जो मैथॉन डैम है वो किस नदी पे है? डीवीडी किसका एग्जाम्पल है? डीवीडी किसका उदाहरण है? सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क या फिर ऑप्टिकल डिस्क? तो ये ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्टिकल डिस्क की जब हम बात करते हैं तो ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क है। और एक ध्यान रखना एक चीज़ कि जो डीवीडी होती है विच स्टैंड्स फॉर व्हाट? सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डू यू नो दिस? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो होती है हमारी, वो एक प्राइमरी या फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। कैसी डिवाइस होती है? तो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखना क्या, कि ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। ये कौन सी डिवाइस होती है? ये वो डिवाइस होती है बेटा जो तुम जानते नहीं हो अभी।
तुम अभी जानते नहीं हो। डेटा स्टोर करते हो तुम, कौन सा डेटा स्टोर करके रखते हो? जो भी डेटा स्टोर करते रखते हो, अगर तुम्हें उसको रिटेन रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, जब पावर ऑफ हो जाए तब तक भी, तो तुम डीवीडी सीडी का इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते हो? हैं, याद करो, क्या भर के रखे हो सीडी डीवीडी में? रखते होगे पहले, फिर पेन ड्राइव में रखने लगे तुम, है ना? अब तो ज़रूरत ही नहीं है, अब तो सीधा सीधा खोलो, सर्च करो, देखो क्या जो पढ़ाई वाले लेक्चर्स होते हैं जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति मिलती है, ठीक है, हमें उनको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर रखना चाहिए, सो दैट कि कभी एकदम से नीड पड़ जाए तो हमारे पास होना तो चाहिए कुछ पढ़ने के लिए, कुछ नॉलेज गैदर करने के लिए, बिकॉज नॉलेज इज़ दी न्यू ऑयल, इट इज़ दी न्यू ऑयल, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज की अगर बात करेंगे तो ये उस तरह का डेटा स्टोरेज है जो एक्टिवली यूज़ में है, ठीक है, विच इज़ एक्टिवली इन यूज़। एग्जाम्पल कोट कर दीजिए जरा प्राइमरी वाले के, यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछा था। मैथॉन डैम बड़ाकर रिवर पे है, दामोदर वैली जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है सबसे 1948 में जो स्टार्ट हुआ था, उसका पार्ट है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ, स्टडी मटेरियल, यस, स्टडी मटेरियल तुम लोग स्टोर करके रखते हो, मुझे सब पता है। स्टडी मटेरियल जो है बहुत तुम लोग पढ़ाई करते हो। इंडियाज फर्स्ट लूनर मिशन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला चंद्र मिशन था? तो ओके ठीक है, मुझे लगा सोलर मिशन पूछा, लूनर मिशन पूछा, अगर तब तो सोलर बनना भी नहीं था, क्योंकि सारे PYQs हैं आपके रेलवे के, और तब तो भाई आदित्य L1 गया भी नहीं था। हमारा चंद्रयान 1 होगा। अभी तो आपको पता है चंद्रयान 3 गया है, जब लैंड किया है 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे हम मनाते हैं। जहाँ लैंड किया है उसको शिव शक्ति पॉइंट बोला गया है। इंडिया पहला कंट्री बन गया है जो फार साइड ऑफ द मून में सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। फार साइड ऑफ द मून, उसको साउथ पोल ऑफ द मून बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो मून का पार्ट वो होता है जो हमें नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? कोई बताएगा मून का एक साइड हमें क्यों विजिबल नहीं होता है? आदित्य जो L1 है ये हमारा पहला सोलर मिशन है, और अर्थ और सन के बीच में कितने लैग्रैंज पॉइंट हैं? मतलब ये आदित्य L1 का मतलब लैग्रैंज होता है। फार साइड ऑफ द मून या फिर एक साइड ऑफ द मून हमें इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि जो मून होता है हमारे सन के, हमारे अर्थ का एक सैटेलाइट है। जैसे अर्थ हमारा एक सैटेलाइट, काइंड ऑफ सैटेलाइट ही है सन का, उसी तरह मून भी हमारा सैटेलाइट है। तो वो रिवॉल्यूशन करता है किसके? अर्थ के अराउंड। तो उसका एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन सेम टाइम पीरियड में कंप्लीट होता है, रफली 27 डेज में। इसलिए उसका एक साइड विजिबल नहीं होता है। हमें आगे बढ़ते हैं। लोसूंग फेस्टिवल एनुअली यानी हर साल कहाँ होता है? नागालैंड, यूपी, सिक्किम या फिर उत्तराखंड। लोसूंग, नामसूंग भी ऐसे ही होता है। एक लोसूंग होता है, एक नामसूंग होता है। दोनों सूंग सूंग जो हैं ये फेस्टिवल सिक्किम में होते हैं। जो लोसूंग है इसको भूटिया परफॉर्म करती है। अच्छा, भोटिया ट्राइब उत्तराखंड की है, भोटिया उत्तराखंड की, और जब भोटिया का नाम आता है तो बुग्याल का नाम ना है, ऐसा कैसे हो सकता है? बुग्याल जरा बताइए, ये किस राज्य की ट्राइब है? बताइए जल्दी से। नामसूंग ये लेप्चा ट्राइब है, ठीक है। लेप्चा ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है, काइंड ऑफ न्यू ईयर सिक्किम की है। और जिसने बेटा ये स्टेट बताया है ना, बुग्याल ट्राइब का स्टेट, बहुत मार पड़ेगी। बुग्याल कोई ट्राइब नहीं होती, बुग्याल काइंड ऑफ ग्रास लैंड होते हैं, घास के मैदान होते हैं। जहाँ पर ये जो भोटिया ट्राइब है ये जाती है कब? समर्स के टाइम पे। सिक्किम सही आंसर होगा इसका। सिक्किम में ध्यान रखना, यहाँ पे चू फाट फेस्टिवल भी होता है। क्या आपको पता है कि सिक्किम में इंडिया के हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है कंचनजंगा, जिसकी हाइट कितनी जरा बताएंगे? तो वो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं यहाँ पे, तो नहीं, भगवान के लिए चू फाट फेस्टिवल होता है यहाँ पे। नागालैंड, भाई नाग लोग क्या बोलते हैं नागिन से? आओ 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 लियांग। कहाँ पूछती नागिन? कहाँ? तो बोलते हैं बिल में। तो बोलती किस लिए? तो बोलते हैं शक्कर रखी हुई हमने, शक्कर खा जाओ आके। तो कैसे कैसे खाएंगे? तो मोत्सु, ठीक है, मुंह से खाएंगे। आओ लियांग, हॉर्नबिल। तो ये 1 से 10 दिसंबर तक फेस्टिवल चलता है, ठीक है, हॉर्नबिल। और इसको कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है? नागा ट्राइब, ठीक है। जो मोत्सु फेस्टिवल है इसको आओ ट्राइब सेलिब्रेट करती है। ट्राइब के नाम ध्यान रखना, ठीक है। और उत्तराखंड की अगर बात करेंगे
हरेली होता है या फिर हरेला होता है, ठीक है, हरेला, भिटौली और फूलदेई, ठीक है, फूलदेई, ये फेस्टिवल होते हैं उत्तराखंड के। एज एनविसाज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई, ठीक है, ट्राइब भी ध्यान रखना, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ट्राइब भी पूछ लेता है आपसे। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और कौन होता है? किस आर्टिकल में, किस पार्ट में? तो पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 63 से 71 के बीच में इसके बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 63 क्या बोलता है? द ऑफिस ऑफ देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 64 बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब है राज्यसभा, राज्यसभा को तो काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो देश का राष्ट्रपति होता है वो पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। यानी कि अगर कोई उपराष्ट्रपति बनेगा देश का तो अपने आप वो राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। अलग से राज्यसभा के चेयरमैन के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता है। और कमेंट बताइए कि क्या जो वाइस प्रेसिडेंट होता है क्या वो राज्यसभा का मेंबर होता है या नहीं होता है। 65 में है वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग द कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस। तो अगर कभी वैकेंसी ऑफिस में क्रिएट हो गई, प्रेसिडेंट ने रिजाइन दे दिया, किसको रिजाइन देंगे? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को लिख के रिजाइन देते हैं। या फिर उनकी आकस्मिक डेथ हो गई तो उस केस में, या फिर या तो सीट वैकेंट हो गई, एब्सेंट हो गई, तो उस केस में प्रेसिडेंट की जगह वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो हमारे जो जाकिर हुसैन जी थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी जगह किसको आना था? वीवी गिरी वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन वो चुनाव लड़ने के लिए चले गए, तो उनकी जगह फिर जो CJI थे उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस M हिदायतुल्लाह, वो राष्ट्रपति बने थे। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट नहीं होता है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता है, और तो उस केस में CJI होते हैं, ठीक है, CJI बनते हैं प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देते हैं। ध्यान रखना, आपस में एक दूसरे को देते हैं। जैसे लोकसभा का स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को देता है, डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को देता है। The vice president shall be elected by the members of an electoral college consisting of members of both the houses of parliament in accordance with the system of proportional representation। उस हिसाब से देखें तो ये ऑप्शन में कोई मैच ही नहीं कर रहा है। वाइस प्रेसिडेंट, अब तुम बोलोगे सर ऑप्शन बी होगा, लेकिन मैं बोलूँ ये ऑप्शन बी भी गलत है। पूरी तरह सही नहीं है, गलत तो नहीं लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ क्या लिखा हुआ? इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भाई ऑल का मतलब होता है इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। जैसे जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति को कौन चुनता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और MLA लोग भी आ जाते हैं, यानी सांसद भी होंगे, विधायक भी होंगे, लेकिन निर्वाचित वाले, नामित नॉमिनेटेड वाले नहीं होते हैं। लेकिन जब प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात आती है, हटाने की बात आती है, किस आर्टिकल में? इसको उल्टा कर दो, 61 में इम्पीचमेंट महाभियोग, जो हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो हटाने का जो काम है वो ऑल MP करते हैं, और वही लोग, यानी जो राष्ट्रपति को हटाते हैं वही उपराष्ट्रपति को चुनते हैं, यानी ऑल MPs। तो यहाँ पे तो सिर्फ इलेक्टेड लिखा हुआ है, तो कायदे से पूरी तरह से तो ये भी सही नहीं है। लेकिन ध्यान रखना ऐसा नहीं कि सर मिस टाइप हो गया होगा, बेटा यही एक्चुअल क्वेश्चन है, रखा है मैंने रेलवे का जब पूछा। वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस अ टर्म ऑफ 5 साल के लिए रहते हैं ये, ठीक है। ओथ इनकी ऑफिस, ओथ कौन दिलाता है? ओथ कौन दिलाता है वाइस प्रेसिडेंट को? जल्दी से बताओ। प्रेसिडेंट दिलाएगा। प्रेसिडेंट कौन दिलाता है? CJI दिलाता है, ठीक। फाइंड द सिमिलैरिटी अमंग द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स, कथक, कथकली, भरतनाट्यम और मधुबनी। तो इनके बीच में सिमिलैरिटी बतानी कि क्या समानता है आपको देखने को मिल रही हैं। There is no similarity at all. All these originated in the North India. All are practiced by the female artist only. All are South Indian dance forms. भाई जो कथक है ये नॉर्थ इंडिया का एक क्लासिकल डांस है, यूपी का, जिसके एक्सपोनेंट कौन है फेमस वाले? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शोभना नारायण, कुमुदनी लखिया, ये सब कौन एक्सपोनेंट है फेमस? रोशन कुमारी। कथकली कहाँ का है? अभी बताया था केरल का है। फेमस एक्सपोनेंट कौन कौन है? कुंचू कुरूप, ठीक है। इस तरह से कैसे हमने याद किए थे कली के, कि भाई हमने ऐसे याद किया था, बाल मिले ना मिले कुछ कली तो मिल जाए। तो बाल मिले तो बाल से PV बाल सुब्रमण्यम, मिले से मिलेना साल्विनी, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मिलेना साल्विनी।
ठीक है। सरनेम में पन्नीकर दिख जाए तो सीधे कथकली मारना, ठीक है। कुछ से कुंचु कुरूप, ठीक है, कुंचु कुरूप, कुछ कली मिल जाए, कली से कथकली। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम के तो ट्रिक पड़ी हुई सबकी, चैनल पे जाओ शॉर्ट सेक्शन में सबकी ट्रिक पड़ी हुई है भरतनाट्यम की, कि भाई भरत ने क्या किया, भरत के अलार्म बजी और उसने अपनी माता पद्म, ठीक है, तो पद्म सुब्रमण्यम हो गए, हमारी मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है, तो पूरा सब ट्रिक पड़ा हुआ है कायदे से, वहाँ देख लो आप, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति जिनकी डेथ हुई है वो भरतनाट्यम के साथ साथ और किसकी एक्सपोनेंट है, कुचिपुड़ी की। ऐसे मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी की भी एक्सपोनेंट है। जो उनकी मदर है मृणालिनी साराभाई, वो भरतनाट्यम के साथ साथ क्या बोलते हैं इसकी, कथकली की भी एक्सपोनेंट है, ठीक है। और हमारे मतलब ढेरों एक्सपोनेंट है जो हमने ट्रिक के साथ आपको एक्सप्लेन कर रखा है। पद्म सुब्रमण्यम हो गए, ठीक है। मधुबनी जो है तो ये साउथ इंडिया का क्लासिकल डांस है, ये साउथ इंडिया क्लासिकल डांस है। मधुबनी पेंटिंग है कहाँ की, ठीक है, ये पेंटिंग है आपकी कहाँ की, ये पेंटिंग है आपकी बिहार की। और यहाँ पे डांस फॉर्म भी होता होगा, लेकिन क्लासिकल डांस तो नहीं है। तो सारे साउथ इंडिया से, ये बात गलत होगी, कथक तो नॉर्थ इंडिया से। सारे सबको फीमेल ही प्रैक्टिस करती है, सिर्फ ऐसा नहीं है, सारे नॉर्थ इंडिया में ही है भैया। ये तो साउथ इंडिया के कथकली और भरतनाट्यम कोई सिमिलरिटी है ही नहीं, ये सही उत्तर है। आखिरी सवाल पे आते हैं आज के, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क है, सभी लोग प्रॉमिस करेंगे कि ये सारे जो मैंने आपको बताइए जो डांसेस लिखे हुए हैं इसके एक्सपोनेंट की ट्रिक आप देखेंगे अगर आपको नहीं पता है तो। अब पेंटिंग की बात आई ही है तो ज़रा बताएंगे फाड़ पेंटिंग कहाँ की है। मधुबनी हो गई ना, फाड़ पेंटिंग बताइए। और जो आपकी ये काली घाट पेंटिंग है, पट्टचित्रा पेंटिंग है, ये सब कहाँ की है। तो फाड़ ध्यान रखना है राजस्थान की है, काली घाट वेस्ट बंगाल की है, और ये उड़ीसा की है। महाराष्ट्र की पेंटिंग का नाम बताइए जो महाराष्ट्र की है फेमस। अगला सवाल और आखिरी सवाल हमारा आज का ये रहा। हाउस ऑफ पीपल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन हाउ मेनी मेंबर्स चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन ओनली फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन दी स्टेट्स। 550, 518, 530 या फिर 525। मैक्सिमम कितने मेंबर्स, ये से पूछा है, नॉट मोर देन चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन ओनली फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो क्या होगा, द हाउस ऑफ पीपल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन डैश मेंबर्स चूजन बाय, ठीक है, इन दी स्टेट्स। अगर स्टेट्स की सिर्फ बात करेगा तो 530 आएगा उत्तर। वर्ली होता है, बिल्कुल सही। कलामकारी तेलंगाना की है, सही है सर। फ्लिपकार्ट बुक डिलीवरी 24 को दिखा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा, अब बहुत लोगों ने 550 लगाया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 550 मैक्सिमम हो सकते हैं, 550 मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका डिवीजन कुछ इस तरह से होता है कि 530 जो है 530 ये स्टेट से निकलेंगे, राज्यों से, और जो 20 हैं वो यूटीज़ यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से निकल के आएंगे। तो यहाँ पे तो स्टेट का पूछा है। लोकसभा क्या होता है, लोकसभा का कौन सा आर्टिकल होता है जरा बताइए जो इसके कॉम्पोजिशन की बात करता है। तो हम कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है और ये ऊपर प्रेसिडेंट बैठा हुआ है। ये 3 कॉम्पोनेंट होते हैं पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट का मतलब सिर्फ लोकसभा राज्यसभा नहीं होता है, ठीक। तो अगर हम बात करें लोकसभा, तो लोकसभा को मैंने नीचे ही क्यों पिरामिड में ड्रॉ किया है, इसके पीछे का रीज़न, इसके पीछे का रीज़न क्या है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि लोकसभा को हम लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। लोअर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये निचला सदन है इसलिए बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको हम हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं क्योंकि लोग डायरेक्टली इसमें चुन के भेजते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जैसे आपको पता है अभी 18th लोकसभा के चुनाव हुए थे, मोदी जी को जिताया आपने, तो हाउस ऑफ पीपल डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू वोटिंग हुई उसमें। इसमें फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के थ्रू चुनाव होता है। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट जो सिस्टम होता है, प्रणाली होती है, इससे चुनाव होता है। राज्यसभा के और आर्टिकल कौन सा है, तो पहली बात तो ध्यान रखना आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 ये पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है कि पार्लियामेंट में कौन कौन होगा। तो लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। आर्टिकल 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, ध्यान रखना। राज्यसभा की अगर बात करें तो इसको काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें स्टेट्स से लोग चुन के जाते हैं। स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, विधानसभा होती है, वहाँ पर विधायक लोग बैठते हैं, वो विधायक लोग चुन के भेजते हैं राज्यसभा में मेंबर्स। किस स्टेट से कितने जाएंगे वो वहाँ की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है।
तो यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत। काइंड ऑफ ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यहाँ पर होता है डायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि लोग डायरेक्टली जाके वोट डालते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है यहाँ पर। कहाँ पर? राज्यसभा में। और राज्यसभा को हम अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं, इसको हम परमानेंट हाउस के नाम से भी जानते हैं, स्थायी सदन। क्यों बोलते हैं स्थायी सदन? क्योंकि यह सदन पूरी तरह से खाली कभी नहीं होता है, क्योंकि इसके 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। 1/3 मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर, रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। यानी कि एक मेंबर का जो टर्म है वो 6 साल का निकल के आ जाता है। राज्यसभा का एज सच कोई कार्यकाल, कोई टर्म नहीं होता है, उसके मेंबर्स का टर्म होता है 6 ईयर्स का। और प्रेसिडेंट, वाई प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट? बिकॉज, क्योंकि नो बिल कैन बिकम एन एक्ट विदाउट द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। कोई बिल, कोई अधिनियम, कानून नहीं बन सकता है अगर राष्ट्रपति उसमें अपनी सहमति ना दे तो, इसलिए। ठीक। लोकसभा का चाहे मेंबर हो, चाहे खुद लोकसभा हो, उसका मैक्सिमम टेन्योर 5 साल का हो सकता है। क्या कभी लोकसभा का टेन्योर या टर्म बढ़ सकता है क्या? घट तो बिल्कुल सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पारित अगर हो जाए तो बिल्कुल 13 दिन में भी सरकारें गिरी हैं। लेकिन क्या बढ़ सकता है? यस। अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, नेशनल इमरजेंसी, तो बढ़ सकता है 1 ईयर एट अ टाइम। ठीक है, पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ती है और टर्म बढ़ जाता है एक बारी में 1 साल के लिए। क्लियर हो गया यहां तक? किसी को कोई डाउट, कुछ क्वेरी? लोकसभा के पहले हमारे स्पीकर कौन थे, जरा ये बता दीजिए। लोकसभा के पहले स्पीकर, पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे? सर 30 क्वेश्चन कराओ। अच्छा, अगला क्वेश्चन है ये, और ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपके लिए होमवर्क है ये। आप जब रिकॉर्डेड चला जाएगा तब आपको देना है। एंड दैट इज मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? ठीक है, मीनाक्षी जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? चलो, जीवी मावलंकर सबका सही आंसर है। हेड रोटेड, थैंक यू याद दिलाने के लिए। जीवी मावलंकर पहले स्पीकर थे, और ध्यान रखना जो एम ए अयंगर थे वो पहले डिप्टी स्पीकर थे। ये आंसर किसी का अभी तक नहीं आया है। जनवरी में एग्ज़ाम है तो जीके 2.0 करें या फिर 3.0 बैच से करें? कंफ्यूज्ड हूँ। जनवरी में है तो 2.0 से कर लो, अगर करना है तो 2.0। ठीक है, सारा रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। लेकिन जनवरी, हाँ, नवंबर प्रोबेबिलिटी, तो आप 2.0 से ही कर लो, है ना। चलो, एक क्वेश्चन और दे देते हैं तुमको। ठीक है, क्वेश्चन की मांग आई है ना, तो क्वेश्चन की मांग है कि इनमें से आपको बताना है, आपको ये बताना है कि जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, चलो इसको मैं तो अगले सेशन में रखूँगा। ठीक है, अगले लेक्चर में रखते हैं इसको, क्वेश्चन को। थैंक यू। और अगले लेक्चर से चलो कोई नहीं, मैं क्वेश्चन बढ़ा दूंगा। ठीक है, एटलीस्ट 25 क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। इस लेक्चर का जो ये PDF है PPT वाला, परमार SSC के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप ये बैच से ले सकते हैं, जो परमार अकेडमी ऐप पे अवेलेबल है। और अगले से मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ा दूंगा। ठीक है, किसका कितना स्कोर आया अब ये बताना शुरू कर दीजिए आप। ये जो प्रथा है ये शुरू कर दीजिए। 15 लेक्चर्स हो चुके हैं और उनको रिवीजन करना, ऐसे नहीं कि वो पढ़े हैं, रिवीजन साथ साथ करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, साथ साथ रिवीजन भी चलता रहे। क्वेश्चन 3 में नहीं बताया मेडिटेरेनियन लाइट हाउस ऑफ मेंटेन, बताया है मैंने, शायद नहीं बताया, लिखा तो है ये, हैं? लिखा तो है ये, लगता है आप चले गए थे जब मैंने बताया, है ना। सर नेक रोटेट, थैंक यू शुभम जी बताने के लिए। तुम लोग यार याद दिलाते रहते हो, है ना। 18 आए हैं, 21 में अमित, ओके। 15 हैं संगीता के, यशिका के 16 हैं, गौरव, ओके। विष्णु दत्ता 14, पूजा 18, 17 लावण्य, ओके। थैंक यू, धन्यवाद। PDF मिल जाएगी, नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, बैच में। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और कल बैच वाला लेक्चर नहीं है, कल नेट्टो होगा, बिकॉज छठ पूजा की वजह से 2